Good morning student, welcome to Rankers IT PMT Academy YouTube channel. Student, my name is Rohit. Today's my chapter is class 12 mathematics determinant and matrices. Student, NCERT में डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स का जो कंबाइंड रिलेशन टॉपिक होता है वो होता है होमोजीनियस सिस्टम एंड नॉन होमोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस सिस्टम क्या होता है? तो आ सिस्टम ऑफ द इक्वेशन इज सेड टू बी होमोजीनियस इफ कांस्टेंट टर्म इन ईच ऑफ द इक्वेशन इज जीरो। क्लास 10th में भी आपने पढ़ा होगा कि अगर हमें टू वेरिएबल्स की इक्वेशन गिवन है, सपोज दैट 3x प्लस 4y इक्वल टू 0 और सेकेंड इक्वेशन है 5x प्लस 7y इक्वल टू 0, तो कांस्टेंट टर्म ईच कांस्टेंट टर्म ऑफ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन इज जीरो, देन कॉल द सिस्टम इज होमोजीनियस। तो होमोजीनियस जो सिस्टम होता है बेटा, उसमें ईच ऑफ द इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म होता है वो शुड बी जीरो, यानी कांस्टेंट टर्म क्या होना चाहिए? ईच इक्वेशंस में कांस्टेंट टर्म क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो देखिए जैसे एग्जांपल है a1x प्लस b1y इक्वल टू 0, तो सेकेंड इक्वेशन का भी कांस्टेंट टर्म क्या होना चाहिए? जीरो। तो देखिए यहाँ पर ये कांस्टेंट टर्म जीरो है, इस पर भी कांस्टेंट टर्म जीरो है, तो ये सिस्टम बोला जाएगा कांस्टेंट टर्म, ठीक है, क्या है? इज जीरो, ठीक है। तो यहाँ कांस्टेंट टर्म जब जीरो होते हैं तो बेटा ये होती है होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है। और सेकंड जब 3/3 के लिए अगर हम वर्क करें 3 वेरिएबल के लिए, तो a1x b1y प्लस c1z इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर भी ईच इक्वेशंस में कांस्टेंट टर्म क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म, इस वाले में भी क्या है? कांस्टेंट टर्म्स आर जीरो। तो ये क्या हो गया? होमोजीनियस सिस्टम बोली जाएगी, यानी होमोजीनियस सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस बोलेंगे, ठीक है। तो बेटा होमोजीनियस सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस जो होता है, तो अ system of the equation is said to be homogeneous if constant term in each of the equation is zero, ठीक है, called the homogeneous system। अब सेकंड है बेटा नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ द इक्वेशन। तो नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ द इक्वेशन में एटलीस्ट वन टर्म, ठीक है, एटलीस्ट वन टर्म इज इक्वल नॉट टू जीरो। देखिए नॉन होमोजीनियस सिस्टम, अ सिस्टम ऑफ द इक्वेशन इज सेड टू बी नॉन होमोजीनियस सिस्टम इफ एटलीस्ट वन ऑफ द कांस्टेंट टर्म इन इक्वेशंस इज नॉन जीरो। यानी बेटा जो नॉन होमोजीनियस सिस्टम होता है, तो नॉन होमोजीनियस सिस्टम, अ सिस्टम, ठीक है, ऑफ द इक्वेशन, a system of the equation is said to be non-homogeneous system if at least one of constant term in the equation is non-zero। तो बेटा अभी आपने क्लास 10th के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पर एग्जाम्पल 10th में देखा था कि इस तरीके से इक्वेशन गिवन होती थी a1x b1y इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इक्वल टू C2, क्लियर। तो इस सिस्टम को देखिए, यहाँ पर ये कांस्टेंट टर्म है, इस पर ये कांस्टेंट टर्म है, तो कौन सा सिस्टम बोला जाएगा? नॉन होमोजीनियस, ठीक है, नॉन होमोजीनियस, ठीक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, क्लियर हुआ। और बेटा इसी तरीके से 3/3 के लिए एग्जाम्पल होगा, तो a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, ठीक है, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2 और a3x प्लस b3y
plus C3Z equal to D3. तो दिस आर इक्वेशन नंबर 1 2, दियर इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 3. तो देखिए यहाँ पर जो है वो कांस्टेंट टर्म जो है वो जीरो नहीं है. ठीक है, तो क्या बोलेंगे, नॉन होमोजीनियस. ठीक है, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन. ठीक है, सिस्टम ऑफ द इक्वेशन. तो अब आपको क्लियर हो गया बेटा कि होमोजीनियस इक्वेशंस क्या होती हैं और नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस क्या होती हैं. तो होमोजीनियस इक्वेशंस पे ईच टर्म जो कांस्टेंट टर्म होता है, ईच कांस्टेंट टर्म क्या होता है, वो जीरो होता है. ठीक है, और जो नॉन होमोजीनियस होता है उसमें कांस्टेंट टर्म जो होता है वो एटलीस्ट वन जो होता है वो नॉन जीरो होता है. या तो 3 कांस्टेंट टर्म, इसमें 2 कांस्टेंट टर्म है, इसमें 3 कांस्टेंट टर्म है, और एटलीस्ट वन जो है इनमें से कोई नॉन जीरो हो सकता है. सपोज दैट ये दोनों जीरो हैं लेकिन ये जीरो नहीं है. ठीक है, या ये दोनों जीरो हैं, ये जीरो नहीं है, तो इन्हें बोलेंगे नॉन होमोजीनियस. ठीक है, अब देखिए बेटा यहाँ पर इसके बाद होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस पढ़ने के बाद डिटरमिनेंट में एक टॉपिक होता है कंसिस्टेंट सिस्टम एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम. ठीक है, क्योंकि देखिए जेई का क्वेश्चन या मेंस का क्वेश्चन या एडवांस का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है. अब कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है. अ सिस्टम ऑफ द इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट सॉल्यूशंस वन और मोर और इनफाइनाइट एग्जिस्ट. देखिए अगर किसी सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस में वन सोल्यूशन होता है या मोर सोल्यूशन होता है या इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है, तो हम लिख सकते हैं कि जो सिस्टम ऑफ द इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है. क्या है, कंसिस्टेंट सिस्टम. तो कंसिस्टेंट सिस्टम जो होता है, सिस्टम ऑफ द इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट्स सॉल्यूशंस, ठीक है, वन एक आंसर आए और मोर आंसर आए और इनफाइनाइट आंसर आए. देखिए वन मोर इनफाइनाइट. देखिए आपने 10th क्लास में पढ़ा था यूनिक सोल्यूशन, एक्स वाई की वैल्यू यूनिक सोल्यूशन पढ़ा था 10th क्लास में वेरिएबल इक्वेशंस में, 2 वेरिएबल में, कि इट हैज यूनिक सोल्यूशन. तो अगर यूनिक सोल्यूशन है तो बोला जाएगा कि कंसिस्टेंट सिस्टम है, और अगर इनफाइनाइट सोल्यूशन है तब भी बोला जाएगा कंसिस्टेंट सिस्टम है. ठीक है, अगर इट हैज नो सॉल्यूशंस तब क्या बोला जाएगा, नो सॉल्यूशन. तो इसका मतलब है वो इनकंसिस्टेंट हो गया. ठीक है, तो कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है, सिस्टम ऑफ द इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट्स सॉल्यूशंस वन और मोर और इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट. और नेक्स्ट इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है, अ सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट्स सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट. इफ इट सॉल्यूशंस डज नॉट एग्जिस्ट यानी इट हैज नो सॉल्यूशन. तो जब नो सॉल्यूशन होंगे तो इसे बोला जाएगा इनकंसिस्टेंट. ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल पे. देखिए इस एग्जाम्पल में बेटा अगर हमारे पास 2 इक्वेशंस गिवन है. देखिए सबसे पहला टॉपिक है रूल नंबर 1. ठीक है, गिवन है नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ऑफ 2 अननोन. ठीक है, मतलब 2 वेरिएबल अननोन है. ठीक है, यहां पर 2 वेरिएबल अननोन्स. तो देखिए सबसे पहले इक्वेशन है नॉन होमोजीनियस. आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा a1x प्लस b1y इक्वल टू c1. दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, इक्वेशन नंबर 2. देखिए इन्हें बोलते हैं सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन.
इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। और देखिए इनका जो कांस्टेंट टर्म है वो C1 एंड C2 है। अगर ये दोनों जीरो हो जाएंगे तो ये बन जाएगा होमोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस सिस्टम में कांस्टेंट टर्म क्या होता है, जीरो होता है। तो बेटा सबसे पहले अगर हम इसे मैट्रिक्स में लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे इसको मैट्रिक्स में, देखिए यहाँ लिखेंगे A1 B1 A2 B2 और यहाँ पर होगा X एंड Y और यहाँ होगा C1 एंड C2। तो आप इसे A लेट कर लेंगे, इसे कैपिटल X लेट कर लेंगे और इसे कैपिटल B। तो X इक्वल टू क्या हो जाएगा, A इनवर्स B। क्लियर, समझ आया? X इक्वल टू क्या होगा, A इनवर्स B, ठीक है। अब इसके बाद आपने पॉइंट्स पढ़े थे फर्स्ट कि इफ A1 अपॉन A2 इक्वल नॉट B1 अपॉन B2, एक केस ये पढ़ा था। सेकंड केस पढ़ा था आपने कि इफ A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 और थर्ड केस पढ़ा था आपने इफ A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। देखिए ये आपने थ्री केसेस पढ़े थे और इसमें इक्वल नॉट C1 अपॉन C2। तो देखिए इस इफ A1 अपॉन A2 इक्वल नॉट B1 अपॉन B2 तो सिस्टम हैज यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। देन सिस्टम हैज क्या होगा, सिस्टम हैज यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। अब यूनिक सॉल्यूशंस आप जानते हैं कि यहाँ पर A1 अपॉन A2 इक्वल नॉट B1 अपॉन B2 देन सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशंस होंगे, यानी X और Y की वैल्यू फाइंड होगी, ठीक है। X और Y की वैल्यू क्या होगी, फाइंड होगी, क्योंकि यहाँ पर सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशंस हैं। और उस केस में सॉल्यूशन जब X और Y की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी तब आप उसे बोलेंगे कि सिस्टम इज कंसिस्टेंट। तो क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन तो होगा लेकिन उस केस में ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, ठीक है, कंसिस्टेंट सिस्टम, ठीक है। अब देखिए बेटा, अब यहाँ पर जो जेई का क्वेश्चन होता है तो यहाँ पर गिवन होता है कि टू इक्वेशंस गिवन है और लिखा होता है कि सिस्टम हैज कंसिस्टेंट। तो इसका मीनिंग होता है कि यहाँ पर x जो सिस्टम है वो यूनिक सोल्यूशन होगा और x और y की वैल्यू क्या होंगी, एग्जिस्ट करेंगी, ठीक है। दूसरा केस होता है बेटा कि यहाँ पर A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल नॉट C1 अपॉन C2। तो आप लोग लिखते हैं यहाँ पर सिस्टम हैज नो सोल्यूशन। क्या लिखते हैं, सिस्टम हैज नो सोल्यूशन, यानी ये हो गया इनकंसिस्टेंट। देन सिस्टम हैज, ठीक है, नो सोल्यूशन, ठीक है। क्यों हो गया ऐसा, क्योंकि A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 होगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, ठीक है, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। और इस केस पे यहाँ पर बोलेगा कि ये सिस्टम जो है वो इनकंसिस्टेंट हो गया, ठीक है, सिस्टम। और बेटा यहाँ पर देन सिस्टम हैज इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2। तो देन सिस्टम हैज इनफाइनाइट सोल्यूशन, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। और जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे तब इसे फिर से बोल सकते हैं कि यहाँ पर सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट सिस्टम है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है और इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है। कंसिस्टेंट सिस्टम में वन और मोर और इनफाइनाइट सोल्यूशन निकलते हैं और इनकंसिस्टेंट पे नो सोल्यूशन फाइंड होते हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिए। फिर रूल नंबर 2 है, जब ये नॉन होमोजीनियस की जगह पे होमोजीनियस सिस्टम ऑफ द टू अननोन्स होगा, ठीक है। रूल नंबर 2 है, अब यहां पर बेटा होमोजीनियस सिस्टम है, ठीक है। तो जब होमोजीनियस सिस्टम है तो कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएंगे,
0। ठीक है, तो इस केस में बेटा हो जाएगा होमोजेनियस सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस ऑफ टू अननोन्स। तो यहाँ पर गिवन है कि a1x प्लस b1y इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y इक्वल टू 0। तो बेटा इसे लिख सकते हैं a1 b1 a2 b2 इंटू ऑफ x एंड y, और यहाँ पर लिखेंगे 0 एंड 0। ठीक है, तो यहाँ पर a होगा और ये x होगा इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, ax इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर देखिए टोटल कितने पॉइंट्स बनेंगे, ओनली 2 पॉइंट्स बनेंगे। फर्स्ट, ठीक है, इफ a1 अपॉन a2 इक्वल नॉट b1 अपॉन b2, और सेकेंड केस बनेगा इफ a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2। सिर्फ ओनली 2 केस होंगे, C1 का केस नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि इफ a1 अपॉन a2 इक्वल नॉट b1 अपॉन b2 देन सिस्टम हैज यूनिक सोल्यूशन, देन सिस्टम हैज यूनिक सोल्यूशन। तो यहाँ लिखा जाएगा देन सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशंस। ठीक है, देखिए अब यूनिक सॉल्यूशंस जब होगा तो यहां पर तो देखिए सिस्टम तो 0 0 है, मतलब x और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। x और y देखिए ना इक्वल में 0 है, तो यहां पर क्या होगा x और y क्या होंगे 0, और a की वैल्यू 0 नहीं आएगी। इस केस में डिटर्मिनेंट a जो है, ये डिटर्मिनेंट a अगर इस केस में निकालेंगे तो वो 0 हो जाएगा। इस केस में डिटर्मिनेंट a की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी बेटा। ठीक है, सिस्टम है यूनिक सोल्यूशन, और यहां पर होगा x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0, और अगर x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 होता है तब हम बोलते हैं ट्राइवल सोल्यूशन, ट्राइवल सॉल्यूशंस। ठीक है, और ये सिस्टम क्या बोला जाएगा कंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, तो देखिए इसके इट हैज 2 डिफरेंट नेम आ गए, x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0, तो इट मीन्स बोला जाएगा ट्राइवल सॉल्यूशन, और ये सिस्टम कैसा होगा कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। ठीक है, और दूसरा जब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा तो इस केस में बोला जाएगा सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो यहां पर होगा देन सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, और इस केस में भी सिस्टम कैसा होगा कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, अब मैं आपको रिपीट कर देता हूं, कंसिस्टेंट सिस्टम होता है, कंसिस्टेंट सिस्टम किसे बोलते हैं व्हेन इक्वेशंस हैज वन और मोर और इनफाइनाइट सॉल्यूशन देन सिस्टम कॉल्ड द कंसिस्टेंट सिस्टम। तो अब इसे हम बोलेंगे नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, इसे क्या बोलेंगे नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो इस केस में होगा नॉन ट्राइवल सॉल्यूशंस। ठीक है, ये और नोट कर लीजिए ये। अब बेटा ये क्लास 10th के अकॉर्डिंग है, ये क्लास 10th में इस तरीके से 2 इक्वेशंस दे दी जाती हैं 2 वेरिएबल्स वाली। अगर यहाँ 0 गिवन है तो होमोजीनियस कॉल्ड होता है, और अगर कांस्टेंट गिवन है तो नॉन होमोजीनियस कॉल्ड होता है। ठीक है, और यहाँ पर इस केस में द सिस्टम हैज यूनिक सोल्यूशन होगा अगर a1 अपॉन a2 इक्वल नॉट b1 अपॉन b2 है। ठीक है, और कॉल्ड द ट्राइवल सोल्यूशन, और जब सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे तो उन्हें कंसिस्टेंट बोलेंगे, और इसमें इनफाइनाइट होंगे तब भी कंसिस्टेंट बोलेंगे, और इस केस में क्या होगा नॉन ट्राइवल सोल्यूशंस। ठीक है, लिख लीजिए बेटा। अब आएगा केस नंबर 3। देखिए अब यहां पर बेटा 3 अननोन्स हो गए।
ठीक है। और रूल नंबर 3 गिवन है होमोजेनियस सिस्टम ऑफ 3 अननोन्स। तो रूल नंबर 3, अब देखिए यहाँ पर जेई मेंस में पर ईयर क्वेश्चन आता है, और अगर आप बात करें 42 ईयर्स जेई मेन और एडवांस के, तो अब तक नियरली 25 क्वेश्चंस इस टॉपिक से आ चुके हैं पर ईयर। 1 क्वेश्चंस एडवांस में और जेई मेंस में तो 1 और मोर देन 1 भी कभी कभी क्वेश्चन हो जाता है इस टॉपिक से। तो देखिए होमोजेनियस सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस, यानी कांस्टेंट टर्म क्या होगा 0। तो हमें गिवन है 3 इक्वेशंस बेटा, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू 0 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 कॉल द होमोजेनियस सिस्टम ऑफ द इक्वेशन बिकॉज कांस्टेंट टर्म क्या है 0। ठीक है, होमोजेनियस क्यों बोलते हैं बेटा, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, बिकॉज कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म्स आर 0, ठीक है, इसलिए इसे होमोजेनियस सिस्टम बोलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसे लिखेंगे मैट्रिक्स में तो क्या लिखना होगा, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 मल्टीप्लाई बाई x y एंड z। यहाँ पे क्या आएगा 0 0 0। आप इसे a एज्यूम करेंगे, इसे x और इसे 0, तो टोटल क्या बन जाएगा बेटा a x इक्वल टू 0। ठीक है, a इंटू एक्स इक्वल टू 0। क्लियर, इक्वेशंस का डिटर्मिनेंट यानी मैट्रिक्स फॉर्म बन गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए जब मैट्रिक्स में लिखा गया बेटा यहाँ पर, अब यहाँ पर भी केसेस बनेंगे और इनमें केवल 2 केसेस होते हैं। देखिए 2 केसेस में सबसे पहले लिखा जाएगा, देखिए अगर ये वैल्यू इक्वल नॉट 0 हो गई तो उस केस में x 0 होगा, y 0 होगा, z 0 होगा। समझ में आया ना, अगर ये वैल्यू 0 नहीं है यानी इसका डिटर्मिनेंट a 0 नहीं है, तो फर्स्ट केस बनता है बेटा, फर्स्ट केस लिखा जाता है इफ डिटर्मिनेंट a इक्वल नॉट 0, और दूसरा केस लिखा जाता है इफ डिटर्मिनेंट a इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए बेटा ओनली 2 केसेस बनते हैं इस केस में। देखिए अगर ये वैल्यू 0 हो गई, सॉरी पहला केस है कि ये वैल्यू 0 नहीं है, तो अगर ये देखिए हमें क्या गिवन है, आपको अगर इस तरीके से 2 फैक्टर्स गिवन होते हैं मल्टीप्लाई में x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, या तो आप दोनों को 0, इन दोनों को 0 पुट करोगे, या तो इसे 0 पुट करोगे या तो इसे 0 पुट करोगे, ऐसे केस बनाते हैं ना फैक्टर्स में। तो इस केस में अगर ये वैल्यू 0 नहीं है, फर्स्ट केस इफ डिटर्मिनेंट a इक्वल नॉट 0 देन सिस्टम हैज यूनिक सोल्यूशन। तो क्या बोला जाएगा, सिस्टम हैज यूनिक सोल्यूशन, और उसे बोला जाएगा कि वो ट्राइवल सोल्यूशन है, और x और y और z की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। इस केस में क्या होगी बेटा, जब डिटर्मिनेंट a की वैल्यू क्या नहीं है 0 नहीं है, तो बोला जाएगा देन सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशंस। ठीक है, और इसे बोलते हैं बेटा ट्राइवल सॉल्यूशन। ठीक है, ट्राइवल सॉल्यूशंस का मीनिंग होता है बेटा यहाँ पर x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू क्या होगी 0। और देखिए इस सिस्टम के पास अगर यूनिक सोल्यूशन है और यानी ट्राइवल सॉल्यूशंस है, तो इसका मीनिंग लिखा जाता है डिटर्मिनेंट a इक्वल नॉट 0। तो इस केस में ये सिस्टम क्या हो गया, कंसिस्टेंट हो गया। तो ये सिस्टम क्या लिखा जाएगा, कंसिस्टेंट। ठीक है, क्लियर, आगे समझ में। अब इसी तरीके से यहाँ पर डिटर्मिनेंट a इक्वल टू 0 हो गया, तो बेटा अगर ये वैल्यू 0 हो गई, ठीक है,
तो यहाँ पर इफ लगाया और ये वैल्यू हमने उठा करके 0 पुट कर दिया, तो एक्स वाई जेड पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा क्या? तब उस केस में बोला जाएगा सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, अगर उस केस में अगर ये वैल्यू 0 हो गई तो उस केस में क्या बोला जाएगा? सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां पर पहले लिखा जाएगा देन सिस्टम हैज इनफाइनाइट, ठीक है, सॉल्यूशंस, और उसे ये भी लिखा जाएगा कि नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशंस। ठीक है, और इस केस में भी सिस्टम कैसा होगा? कंसिस्टेंट होगा। तो कंसिस्टेंट सिस्टम होगा क्योंकि यहां पर क्या है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ठीक है बेटा, लिख लीजिए आप इसे। अब जेई वगैरह का क्वेश्चन इसमें देखिए किस तरीके से पूछा जाता है। मैं एक एग्जांपल बता देता हूं आपको पहले। देखिए एक एग्जांपल करते हैं पहले इस पे। देखिए एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल दिया हुआ है कि x प्लस के वाई प्लस 3z इक्वल टू 0, 3x प्लस के वाई माइनस 2z इक्वल टू 0, ठीक है, एंड 2x प्लस 3y माइनस 4z इक्वल टू 0, ठीक है, possesses a non-trivial solution, non-trivial solutions, then find the value of k, तो देखिए इसने बोला है कि सिस्टम जो है हैज नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, और सबसे पहले चेक करिए कौन सी इक्वेशन है, इन होमोजेनियस सिस्टम है। क्यों? क्योंकि ऑल कांस्टेंट टर्म क्या है? 0। ये ऑल कांस्टेंट टर्म क्या है? 0। तो कौन सा सिस्टम है बेटा? होमोजेनियस सिस्टम है। ठीक है, होमोजेनियस सिस्टम गिवन है। तो होमोजेनियस सिस्टम में बेटा नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन के लिए देखिए थ्योरी लिखी है कि डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 यहाँ पर लिखा है नॉन ट्राइवल, और अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी लिखा होता तब भी हम डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 लगाते हैं। तो हम इसमें क्या अप्लाई कर देंगे? डिटर्मिनेंट a इक्वल टू 0, यानी 1 k 3 k माइनस 2 2 3 एंड माइनस 4। ठीक है, क्या पुट कर दिया? डिटर्मिनेंट a इक्वल टू 0, किसकी वजह से? फॉर नॉन ट्राइवल सॉल्यूशंस। ठीक है, आ गया समझ में?
क्लियर। अब यहाँ से हम इसे एक्सपेंड करके जी के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0 फॉर नॉन ट्राइबल सॉल्यूशंस। क्लियर हुआ बेटा, आप इसे नोट कर लीजिए। अब आप इसमें से के की वैल्यू फाइंड करेंगे तो बेटा आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर सकते हैं जिस तरीके से जनरली आप एक्सपेंड करते हैं उसी तरीके से आप इसे एक्सपेंड कर दीजिए डिटर्मिनेंट को। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा। इसको नोट कर लीजिए, इसमें के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे आप इजीली। अब देखिए आया सिस्टम यहां पर गिवन है। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 है, गिवन है नॉन होमोजेनियस system of the equation in of 3 unknowns। ठीक है, तो बेटा इक्वेशंस गिवन है हमें a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2। इक्वेशन नंबर 2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3 इक्वल टू। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। अब इसे मैट्रिक्स फॉर्म पे लिखेंगे तो लिखेंगे a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 मल्टीप्लाई विथ x y एंड z, और यहाँ आ जाएगा बेटा d1 d2 d3। ठीक है, अब इसे आप a लिखेंगे, मैट्रिक्स a एज्यूम करेंगे, इसे कैपिटल X और इसे कैपिटल B। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा a इनवर्स b। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी इस सिस्टम पे ओनली 2 रूल्स बनाए जाते हैं कि डिटर्मिनेंट a इक्वल नॉट 0 तो सिस्टम हैज यूनिक सोल्यूशन। देखिए कैसे, अगर यहाँ पर डिटर्मिनेंट आप a इनवर्स की वैल्यू जानते हैं ना, यहाँ पर a इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, एडजॉइंड a। ठीक है, एडजॉइंड a अपॉन डिटर्मिनेंट a इंटू ऑफ b। तो देखिए डिटर्मिनेंट अगर आपने 0 कर दिया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना, डिटर्मिनेंट क्या कर दिया आपने 0, तो इसके पास नो सोल्यूशन होंगे, यानी डिटर्मिनेंट क्या होगा 0। तो इस केस में क्या होगा, नो सोल्यूशन। देखिए समथिंग अपॉन 0, तो x की वैल्यू क्या होगी, अनडिफाइंड हो जाएगी, कैपिटल X यानी x y z। तो अगर आपने डिटर्मिनेंट a 0 कर दिया तो या तो सिस्टम के पास इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे या तो सिस्टम के पास नो सोल्यूशन होंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला एक पॉइंट आप बनाते हैं, इसमें देयर आर ओनली 2 पॉइंट्स। तो फर्स्ट पॉइंट है इफ डिटर्मिनेंट a इक्वल नॉट 0 तो सिस्टम हैज यूनिक सोल्यूशन होंगे, क्योंकि x y z की वैल्यू यहाँ फाइंड हो जाएगी। तो सिस्टम हैज, देन सिस्टम हैज यूनिक सोल्यूशन, यानी ट्राइबल सॉल्यूशंस। ठीक है, और इस केस में जो सिस्टम होता है उसे बोला जाता है कंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, और बेटा इस केस में ठीक है एक्स वाई जेड 0 नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट वैल्यू गिवन है। ठीक है, इसलिए नहीं लिख सकते हैं। जब यहाँ पर 0 होता है तो x और y और z को 0 लिखा जा सकता है। सेकेंड केस होगा कि इफ, ठीक है, यहाँ पर इक्वल टू 0, देन सिस्टम हैज infinite or
नो सॉल्यूशंस, ठीक है। सिस्टम एज इनफाइनाइट और नो सॉल्यूशंस, ठीक है, यानी नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। इसे नोट कर लीजिए बेटा, और फिर इसके एग्जाम्पल देखिए। इसका एक एग्जाम्पल बता देते हैं, फिर क्रैमर्स रूल, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए एग्जाम्पल है, इसको नोट कर लीजिए, और इस पर एक एग्जाम्पल गिवन है। द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन थ्री एक्स प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 6, ठीक है, एंड 3x प्लस 4y प्लस 3z इक्वल टू 14 एंड 6x प्लस 10y प्लस 8z इक्वल टू a हैज़ infinite solutions, ठीक है, हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, देन वैल्यू ऑफ ए। आप इसे नोट कर लीजिए, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आप इसे फाइंड आउट करिए। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें तो क्या इससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, तो ये ना एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि उस पर ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट अगर हम ये वाला केस अप्लाई कर दें कि इनफाइनाइट सोल्यूशन है, तो इसका हम क्या लगा सकते हैं, डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0 में तो ये डिपेंड नहीं करेगा ना, क्योंकि देखिए क्या होगा, यहाँ पर है 3 2 1 3 4, ठीक है, 3 6 10 और 8, और यहाँ हो गया x y z, और यहाँ हो गया 6 14 a, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेथड जो है और आगे की थ्योरी पे जाएगा, अभी इसके बाद मैं इसकी थ्योरी लिखाऊंगा, तब ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो रैंक ए है, वो रैंक AD से लेस देन होगी, ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चंस दूसरी थ्योरी से सॉल्व होगा। यहाँ पर डिटर्मिनेंट का केस ये वाला नहीं लगा सकते, ठीक है। ये सिस्टम आगे सॉल्व करने के लिए नए रूल बताएंगे, इसके लिए पहले हमें क्रैमर्स रूल बताना पड़ेगा। तो देख लीजिए पहले क्रैमर्स रूल क्या है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेटा क्रैमर्स रूल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहां पर ये कांस्टेंट है, ठीक है। देखिए क्रैमर्स रूल क्या होता है, तो अगली हेडिंग है क्रैमर्स रूल।
देखिए Cramer's rule, rule number 5. देखिए, इफ सिस्टम गिवन है, इफ सिस्टम जो है गिवन है a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। तो आप इसे मैट्रिक्स में लिखेंगे तो ये जाएगा a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 और यहाँ आएगा बेटा x y z और यहाँ वैल्यू आएगी d1 d2 d3। ठीक है, और यहाँ पर इसे कैपिटल है, इसे कैपिटल है x और इसे कैपिटल b लेट करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा ax इक्वल टू b। ठीक है बेटा, अब देखिए यहाँ पर जो x की वैल्यू गिवन होती है, x की वैल्यू इस पर क्रैमर्स रूल है, वेयर स्मॉल x जो होता है वो होता है बेटा डेल्टा x अपॉन x। ठीक है, सॉरी डेल्टा x अपॉन डेल्टा। ठीक है, डेल्टा x अपॉन डेल्टा, और y की जो वैल्यू होती है वो होती है डेल्टा y अपॉन डेल्टा, और जो z की वैल्यू होती है सॉल्यूशंस में वो होती है डेल्टा z अपॉन डेल्टा। वेयर डेल्टा इज, तो वेयर डेल्टा इज, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वेयर डेल्टा इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो यहां पर इसे चेंज करके चाहे तो आप लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ए एक्स अपॉन डिटर्मिनेंट ए, ऐसे लिखा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वेयर डेल्टा जो है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो डेल्टा क्या होगा इसका, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। ठीक है, दिस इज अ डेल्टा वैल्यू। ठीक है, अगर बेटा डेल्टा की वैल्यू 0 नहीं होगी तभी तो एक्स वाई जेड फाइंड आउट होंगे। अगर डेल्टा 0 हो गई तो समथिंग अपॉन 0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड। तो डेल्टा की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए, यानी डिटर्मिनेंट क्या नहीं होना चाहिए, इक्वल नॉट 0, अदरवाइज क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन। अगर डेल्टा की वैल्यू 0 हो गई तो यहाँ एक्स वाई जेड यानी नो सोल्यूशन होगा। ठीक है, और डेल्टा एक्स को ऐसे लिखते हैं बेटा, वेयर डेल्टा एक्स, तो बेटा हम यहाँ पर जब डेल्टा एक्स लिखते हैं तो एक्स वाले को डिलीट कर देते हैं और एक्स की जगह पर ये कांस्टेंट वाली वैल्यू आएगी, जिसे डिलीट करते हैं उसी की जगह पर ये कांस्टेंट लिखा जाता है बेटा। तो यहाँ आ जाएगा d1 d2 d3, जिसको डिलीट करते हैं उसकी जगह पर कांस्टेंट आ जाता है d1 d2 d3, और यहाँ आएगा b1 b2 b3 c1 c2 c3। डेल्टा y की वैल्यू तो यहाँ होगा, अब y को डिलीट कर देंगे, तो जब y को डिलीट करेंगे तो y की जगह पे d1 d2 d3 आएगा यहाँ पर। तो बचा a1 a2 a3, a1 a2 a3, यहाँ आएगा d1 d2 d3, और यहाँ पर c1 c2 c3 c1 c2 c3। ठीक है, और बचा आप बेटा डेल्टा z, तो डेल्टा z की जगह पर, अब z की जगह पर d1 d2 d3 आएगा, और डेल्टा z को डिलीट कर दीजिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a1 b1 a2 b2, तो यहाँ पर आएगा a1 b1 a2 b2 a3 b3। ठीक है, तो बेटा अगर डेल्टा की वैल्यू 0 नहीं होगी तो इट हैज डेल्टा की इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो जब बनेगा जब नॉट डिफाइंड केस होगा, अगर डेल्टा की वैल्यू 0 हो गई
तो जब 0 हो गया तो इट हैज़ नो सोल्यूशन होगा, इट्स यानी सिस्टम हैज़ नो सोल्यूशन। ठीक है, यानी x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू, यानी यूनिक सोल्यूशन जब बनेगा, जब डिटर्मिनेंट a इक्वल नॉट 0, तो इस केस में क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। ठीक है, और जब यहां पर लिखा जाएगा व्हेन डेल्टा की वैल्यू 0, तो लिखा जाएगा सिस्टम हैज नो सोल्यूशन। ठीक है, सिस्टम हैज नो सॉल्यूशंस। ठीक है, आप ये नोट कर लीजिए इसे। अब एग्जाम्पल देख लीजिए बेटा। देखिए एग्जाम्पल देखिए, जो अभी बीच में लेफ्ट रह गया था क्रैमर्स रूल की वजह से। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल है, इफ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन x plus y plus z equal to 1, x plus 2y plus 4z equal to n, और x plus 4y प्लस 10z इक्वल टू n स्क्वायर। ठीक है, आर कंसिस्टेंट, देन द वैल्यू ऑफ n ठीक है। देखिए अभी कुछ समय पहले अभी जो मैंने एग्जांपल लिखाया था वो लेफ्ट रह गया था, क्योंकि उस पर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए थे टोटल, उस समय पूरी कंप्लीट थ्योरी नहीं हुई थी। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ कंसिस्टेंट है सिस्टम, तो इसका मतलब है जब सिस्टम कंसिस्टेंट है तो इट मीन्स होगा कि या तो जो सिस्टम जो है उसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, सिस्टम कंसिस्टेंट है तो कंसिस्टेंट का मतलब होगा कि जो सिस्टम है वो इट हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस पे अगर हम बात करें, देखिए n की वैल्यू पूछी जा रही है, तो ये n है यहाँ पर। ठीक है, यानी अगर हम इसमें डिटर्मिनेंट यूज़ करेंगे तो इधर की वैल्यू यूज़ होती है। ठीक है, तो हम उसमें से कोई एक एक्सपेंड कर दें, यानी या तो डेल्टा x निकाल लें, या तो डेल्टा y, और या तो डेल्टा z, उसे क्या पुट कर दें, 0 पुट कर दें। ठीक है, क्यों? क्योंकि या तो उसके पास इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा कंसिस्टेंट, या तो 1 या तो मोर। तो इसे निकालने के लिए हम इसमें देखिए पुट कर देते हैं कंसिस्टेंट की वजह से सॉल्यूशन। ठीक है, गिवन दैट सिस्टम इज कंसिस्टेंट। ठीक है,
तो इट मीन्स सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्वेश्चंस में गिवन है कि सिस्टम और कंसिस्टेंट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो इस केस के लिए अगर आप बात करेंगे तो इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो आप इसमें से एक वैल्यू पुट कर दीजिए और वो लिख दीजिए डेल्टा जेड की वैल्यू 0 ले लीजिए, यानी इसे आप हाइड करेंगे डेल्टा जेड। तो क्रैमर्स रूल यूज कर लीजिए। तो क्रैमर्स रूल से हम उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं जिसमें यहाँ पर कांस्टेंट गिवन हो और उसे फाइंड आउट करना हो। तो डेल्टा जेड, तो कौन सा यूज किया मैंने रूल्स, क्रैमर्स रूल। ठीक है, तो क्रैमर्स रूल के अकॉर्डिंग इसमें हम पुट कर देते हैं डेल्टा जेड की वैल्यू 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए जेड को हाइड करेंगे यानी डिलीट करेंगे तो क्या बनेगा 1 1 1। ठीक है, क्लियर, 1 1 1, ये वाला आप जेड वाला हाइड कर रहे हैं। तो 1 2 n 1 2 n, ठीक है, 1 4 n स्क्वायर इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ पर इसे एक्सपेंड करेंगे तो 1 2 n स्क्वायर माइनस का 4n माइनस 1, ठीक है, n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 और यह आएगा 4 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो 2n स्क्वायर माइनस का 4n माइनस n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ बचेगा n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2 इक्वल टू 0। तो n माइनस 1 और n माइनस 2 इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू 1 आ गई और 2 आ गई। ठीक है, n की वैल्यू क्या आ गई 1 है 2, इसे नोट कर लीजिए आप। तो देखिए जब यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो एटलीस्ट डेल्टा x या डेल्टा y या डेल्टा z आप क्या पुट कर देंगे 0। तो देखिए ये जो जेईई मेंस का टॉपिक होता है जिसमें क्रैमर्स रूल भी यूज हो सकता है और सिस्टम ऑफ होमोजीनियस एंड सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस, तो यूनिक सोल्यूशन, नॉन ट्राइवल सोल्यूशन एंड ट्राइवल सोल्यूशन, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट एंड क्रैमर्स रूल पे क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। तो आप अगर आपका ये टॉपिक स्ट्रॉन्ग है तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं।